देखो इशू ऑफ शेयर के अंदर ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, कंपनी वाला चैप्टर चल रहा है। कंपनी का फर्स्ट चैप्टर है, इशू ऑफ द शेयर है। फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया था कि कंपनी एक्चुअल में होती क्या है, उसकी हमने नेचर डिस्कस किए थे कि वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय द लॉ होती है, राइट, वो परपेचुअल सक्सेशन में होती है। और एक और पॉइंट था कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारे पास, कॉमन सीट है। क्या यही हमने डिस्कस किए थे? अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि कंपनी के अंदर जो पैसे अरेंज करने हैं फर्म को, ठीक है, सॉरी फर्म तो हमने पढ़ लिए, कंपनी के अंदर जो पैसे अरेंज करने हैं वो पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैसा तो आएगा कंपनी के पास, वही कहते हैं ना कि सोर्सेज अलग अलग है। मान लो जैसे आपको खाना खाना है, ठीक है, आपको भूख लगी है, भूख को शांत करना है, ठीक है, भूख को शांत करने के लिए मेरे पास काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं, राइट। तो वो सोर्सेज जैसे हमारे पास भी है कि कैपिटल, मेन बात है मेरे पास कि मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। उस पैसे को अरेंज करने के जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं वो सोर्सेज मुझे ढूंढने हैं, राइट। अब कंपनी के अंदर पैसा कैसे चाहिए होता है, कंपनी के अंदर पैसा कैसे चाहिए होता है, लंबे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, कैसे चाहिए, लंबे टाइम के लिए चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म चाहिए होता है। सो लॉन्ग टर्म के सोर्सेज को ही देखेंगे, शॉर्ट टर्म के सोर्सेज को हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर अब इस चैप्टर के अंदर एक नाम लिखा हुआ है शेयर, दैट मीन्स शेयर से जो भी पैसा आने वाला है, ठीक है, पैसा लिख लीजिए, या मैं लिख सकती हूँ मनी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आने वाला है, पैसा आने वाला है, ठीक है, वो कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल। और कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करेगी, वो अपने बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ चीजें को अरेंज करने में, वो प्लांट खरीदने में कर सकती है, वो मशीनरी खरीदने में कर सकती है, वो बिल्डिंग खरीदने में कर सकती है, किसी भी चीज के लिए कर सकती है। कंपनी के लिए यूज करने के लिए पैसा होना चाहिए, और पैसा अरेंज कहाँ से करेगी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि शेयर से आने वाला पैसा, उसे हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल कहेंगे। सो एक बार इसको रीड करो, वही बात है, समझेंगे उसकी तरह जैसे हम इसके की पॉइंट पर पढ़ेंगे। और इसको क्या लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल मींस अ कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ द शेयर्स। शेयर को इशू करने से कंपनी क्या रेज कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है। Many individuals and the institutions contribute varying sum to the company's capital. मींस कि जो कंपनी को पैसा चाहिए होता है उसके अंदर कौन कौन कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आप और हम जैसे लोग भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस कौन हो गए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में से कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और इन्वेस्ट करने के लिए ऑब्वियस है उसके बारे में उसे पता होगा तभी तो इन्वेस्ट करेगा। अरे ये पैसा कौन इन्वेस्ट रेज कर सकता है पब्लिक से, पब्लिक कंपनी कर सकती है, कल करवाया था पब्लिक कंपनी कर सकती है। सो ये जो पिछला जो हमने पार्ट किया था कंपनी के बारे में वो याद रखना है, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार पूछ सकती हूँ, ठीक है, कि पैसा कौन कंपनी रेज कर सकती है पब्लिक से, पब्लिक कंपनी करेगी। अब शेयर इशू करने से जो पैसा उसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। अच्छा मैम, अब यहाँ पर शेयर इशू करने से कुछ कह रहे हैं, तो इस शेयर का मतलब क्या है, इस शेयर का मतलब क्या है, वो मतलब यहाँ लिखा समझो। मैंने कहा मेरी कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, मैंने कहा मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को क्या चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, और उस 1 लाख रुपए को अरेंज करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसका छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो मैंने कहा कि ये जो 1 लाख रुपए है ना, एक शेयर की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 रुपये। तो ऑब्वियसली बात है इसके कितने शेयर बनेंगे होते हैं, 10,000। कितने बनेंगे, 10,000 बनेंगे। अच्छा ये कैसे बताया तुमने 10,000, 1 लाख को इससे डिवाइड किया तभी तो 10,000 बने, राइट। अब मैं इससे आगे डिवाइड नहीं कर पाई इसको, मेरे को 10 रुपये ही वैल्यू थी मेरे शेयर की, ठीक है। तो कहने का मतलब टोटल कैपिटल का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसको हम फाइनली किसके पास डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, मतलब किसको इशू करने वाले हैं, पब्लिक को इशू करने वाले। तो ये जो छोटे पार्ट है ना, इन सभी को, ये जो 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की जो वैल्यू हो कितनी है, और 10,000 शेयर की वैल्यू कितनी होगी है, 1 लाख। आया समझ में। तो शेयर कैपिटल बड़ी है, उसका सबसे छोटा पार्ट कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसे, शेयर।
ठीक है, अब इसको रीड करो, लिखा हुआ जल्दी से रीड करो। बोलो कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स, राइट। और वो हमारे पास यूनिट क्या थी, ये, ठीक है। स्मॉल डिनोमिनेशंस, ईच यूनिट इज कॉल्ड द शेयर। हर एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, शेयर करेंगे। अब शेयर भी बेटे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। शेयर भी कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज दैट प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इज दैट इक्विटी शेयर। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है, क्या मतलब है, अब यहाँ पर एक तरफ मैं दृष्टि को लेकर चल रही हूँ, एक तरफ आपको लेकर चल रही हूँ, ठीक है। दृष्टि कह रही है कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगी, आपने कहा मैं प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करूंगी। तीसरा ये भाविका कह रही है कि आप दोनों ने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको फायदा भी होगा। ऑब्वियस ही बात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा हो रहा है तो साथ साथ नुकसान भी होता है ना, रिस्क कहेंगे हम अकाउंटिंग में। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हम पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स करेंगे, जिसके बेसिस पे अपने आप को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को। अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होने वाला है वो किसके बेसिस पे होने वाला है, ऑनरशिप के बेसिस पे। ये तो मैं भी बताती हूँ, 2 मिनट का होल्ड करो उसको। और किसका किसको कितना गेन मिलने वाला है, गेन का मतलब होता है किसको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। जो कंपनी कमा रही है ना, उस कमाए हुए में से किसको कितना मिलने वाला है। अच्छा, मिलेगा तो कब मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा या सबसे आखिरी में मिलेगा या बीच में मिलेगा। एक प्रोसेस होती है कंपनी को अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी, और उसको जो भी नुकसान होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पे ऑफ करने के लिए एक प्रोसेस होती है, राइट। अच्छा, मैंने कहा आप यहाँ पे दृष्टि है, सीरत है, ठीक है। दोनों, एक ने कहा कि मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, एक कह रही है मैंने प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किया। अब दोनों है तो शेयर ही, ठीक है, और ये कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया। तो क्या आपने मेरे को पूंजी दी, ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको क्या इशू करूंगी, एक कागज है, जैसे हम कहते हैं ना रिपोर्ट कार्ड स्कूल में मिलता है, ये भी कंपनी क्या करेगी, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। उस सर्टिफिकेट को नाम क्या दे दिया है, शेयर दे दिया है। अच्छा, जो सा भी शेयर आपने लिया है उसी का नाम आगे लग जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर है और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर। होल्डर होता है कि जिसने उस चीज के ऊपर होल्ड किया हो, उस पर्सन को क्या कहेंगे, होल्डर कहेंगे। शेयर होल्डर किया तो शेयर होल्डर बन जाएगा। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रेफरेंस और इक्विटी। पहले मैं प्रोसेस बताती हूँ कि जो कंपनी होती है ना, उसकी जो क्या है पेमेंट करने की प्रोसेस होती है। कंपनी सबसे पहले अपने आउटसाइडर की पेमेंट करती है। आउटसाइडर दैट मींस कि कंपनी ने लोन ले रखा हो, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, किसी से भी लोन ले सकते हो, राइट। अच्छा, तो पहले जितने भी आपके आउटसाइडर हैं उनको पेमेंट करेगी, ठीक है। अच्छा, उनको क्या पेमेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। देन उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा। अच्छा, एक बात तो देखना, एक बात याद रखना, जो शेयर के ऊपर जो रिटर्न मिलता है ना, अब जो आप लोगों ने मेरे पास पैसे इन्वेस्ट किए, कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, अब आपने मुझे पैसे दिए, तो क्या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी ना कि कंपनी मुझे क्या दे, डिविडेंड दे। और डिविडेंड कहाँ से दिया जाएगा, कंपनी के प्रॉफिट में से दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी इंसान अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर कुछ कमाना चाह रहा है, उस कमाने की पॉइंट को क्या बोला गया है, डिविडेंड बोला गया। तो जो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। और ये डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट में से निकलते हैं, ठीक है। समझ पाए हो, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहली बात आपको ये याद रखनी, जो भी शेयर जिस भी कोई भी पर्सन शेयर में इन्वेस्ट करे तो पहली बात तो वो शेयर होल्डर बन जाता है। दूसरा, उसको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ये दोनों चीजों में सेम है। प्रेफरेंस में भी ये भी शेयर होल्डर होता है, बट नाम चेंज हो जाएगा कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इक्विटी है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। दोनों को डिविडेंड ही मिलता है, ठीक है। सिमिलरिटी ये है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ओनरशिप का मतलब क्या होता है, ओनर हो जाता है, यही मतलब है। यहाँ पर क्या है, अब मैं पहले इक्विटी को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जिसके बेसिस पे प्रेफरेंस को समझना आसान हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को ना ये कहते हैं कि
लेकिन अगर तुम कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, दृष्टि ने क्या किया, कंपनी में इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, तो ये मेरी कंपनी की एज अ लीगल ओनर कहलाएगी। ठीक है, क्यों कहलाई जाएगी, क्यों कहलाई जाएगी? क्या इनको कोई बंदा, अब ये सोच को देखो कि कोई चीज है, किसी चीज को आप कोई पर्सन को ज्यादा दे दो, उसके ज्यादा देने के पीछे लॉजिक होता है, लॉजिक होता है। अब मैं इसको एज ए ओनरशिप दे रही हूँ, ठीक है, ओनरशिप देने का मतलब इसको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा ना, या उसको सब कुछ मिल रहा है तभी मैं उसको ओनरशिप दे रही हूँ। कभी देखा है इसने? कंपनी में वैसे भी नहीं होता, कंपनी तो तुम्हारा खून चूसने की होती है कि हाँ जितना हो सके हम एम्प्लॉय से काम ले, राइट, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखो कि जो इक्विटी, जो भी पर्सन इक्विटी शेयर होल्डर में इन्वेस्ट करेगा, जो भी पर्सन इक्विटी शेयर होल्डर में इन्वेस्ट करेगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर्स है, इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है कंपनी की, कंपनी कहती है कि तुम लोग ओनर बन जाओ, कहते हैं कि अच्छा, ये इन्होंने कहा कि चलो ये बताओ कि मैं डिविडेंड कितना मिलेगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, कहते तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, मना नहीं कर रहे तुम्हें, पर डिविडेंड मिलेगा सबसे आखिरी में। कहते ये क्या हो गया, सबसे आखिरी में, कहते चलो कितना परसेंट मिला, कहते कोई फिक्स परसेंटेज ही नहीं है हमारी, इक्विटी शेयर होल्डर की डिविडेंड की कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती। ठीक है, कहते अच्छा, इसके माइंड में आया कि अच्छा जब बचेगा पैसा तो मिलेगा, अदरवाइज। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, है ना या नहीं है? अब देखो वो इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए इसने 80,000 रुपये मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और मैं कह रही हूँ कि तुझे डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है, इसका तो वैसे एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, अब मैंने लगा तो दिया, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना? तो उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी वालों ने उसको क्या दे दिया है कि जा तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हें ऑनरशिप दी, राइट। साथ ही साथ इनको एक और राइट दिया, क्या राइट दिया, क्या राइट दिया, जो भी मीटिंग होगी, वोटिंग राइट होने वाला है, उसमें इनको प्रेफरेंस दे देंगे। मीन्स कि कंपनी के अंदर कोई भी मीटिंग होने वाली है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो उस कंपनी को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी के डायरेक्टर चुनने हैं, अगर आपको कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये राइट किसको दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। रीजन पता है क्यों है, कि उनको फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिल रहा है। ये एक मेन पॉइंट है जो कि ये प्रेफरेंस को अपने आप से अलग कर रहा है। अच्छा, डिविडेंड तो नहीं मिल रहा, इट्स ओके, हमने कहा तुमने हमें इतना दे दिया, अब इतना दे रहे हो, अब यहाँ पे देखो 3-4 चीजें इसमें मिलती है इसको। एक अकेले डिविडेंड की वजह से मिलेगा, दूसरा है जो कैपिटल इसने इन्वेस्ट किया ना, उसकी जो पेमेंट होगी वो कब होगी, लास्ट में होगी। डिविडेंड लास्ट में, कैपिटल की पेमेंट लास्ट में होती है। तो यहाँ पर जो कैपिटल होता है उसकी जो रीपेमेंट होती है वो भी लास्ट में होती है। और एक बात याद रखना, जो एक लॉजिक हो जाती है ओनर बनाने का कारण भी क्यों है, क्योंकि जब कंपनी बंद होती है ना, कंपनी जब बंद होती है ना, तभी इक्विटी शेयर्स को रिडीम किया जाता है। रिडीम का मतलब होता है रीपे करना होता है, ठीक है। मींस कि जो पैसा कंपनी ने इनसे लिया है 1 लाख रुपए, वो वापस भी तो लौटाना होगा ना, ठीक है। तो इसके ऊपर ना कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की बर्डन नहीं होती कि हाय मुझे इक्विटी वालों का पैसा लौटाना है, क्योंकि वो लाइफ जब तक कंपनी चल रही है तब तक कंपनी क्या करेगी, इनके पैसे को यूज कर सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत है? हाँ जी, आ रहा है समझ में? तो 3 से 4 पॉइंट हमने याद किए। सबसे पहला, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, लीगल ओनर होते हैं। लीगल ओनर का मतलब कौन होता है कि वो कंपनी को चला रहे हैं, उनके पास वोटिंग राइट है, उनके पास मीटिंग अटेंड करने का राइट है, और उनके पास मेंबर को सेलेक्ट करने का राइट है, डिसीजन लेने का राइट है। फोर्थ, जो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि उनको नेगेटिव कह सकते हैं या कि रिस्की पॉइंट कह सकते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं मिलता है। दूसरा, उनको जो कैपिटल के ऊपर क्लेम जो है, ठीक है, कैपिटल के ऊपर क्लेम है, वो भी क्या होता है, ये दोनों चीजें एट द एंड होता है कि कंपनी के पास पैसा बचा तो मिल जाएगा, तो भले भले, अदरवाइज निराशा मत होगी। तो कंपनी के पास ज्यादा पैसा भी बच सकता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा खुश होगी दृष्टि, मन में लड्डू फूटेंगे इसके, ठीक है, अदरवाइज ये निराश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके पास रिस्क भी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उसके इक्विवेलेंट इसको बेनिफिट भी ज्यादा देती है, ये समझना है, ठीक। दूसरा आप आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि
मैंने तो किस में इन्वेस्ट करना है, सीरत कह रही है मैंने तो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया। अब प्रेफरेंस वही बात है, जा तो कंपनी के पास ही पैसा रहे, राइट। अब इसने मान लीजिए 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए मेरी कंपनी के लिए, इसका रिस्क देखते हुए इसने कहा कि मेरे को डिविडेंड कितना मिलेगा, क्या मुझे भी ऐसी है कि मुझे लास्ट में मिलेगा। तो आपको ये सीरीज याद रखनी है कि सबसे लास्ट में उससे पहले तो ऑब्वियस है इक्विटी से पहले इसको डिविडेंड भी मिलेगा, इक्विटी से पहले इसको कैपिटल का क्लेम भी मिलेगा। याद रखना, यही दो पॉइंट मेन थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में फिक्स रेट पे क्या होता है, डिविडेंड होता है। नेक्स्ट क्या है, एट द टाइम ऑफ द बाउंड, जो कंपनी बंद होती है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, इसे पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, लिक्विडेशन बोल दिया जाए, दोनों का मतलब एक ही है कि कंपनी बंद हुई है, ठीक है। इन केस ये कहे कि आपकी यहाँ पर भी प्रेफरेंस की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, कि आप कब मैच्योर हो गए, मैच्योर का आपको मैं पॉइंट यहाँ बताऊंगी, कहाँ है पॉइंट, ठीक है, होल्ड करो थोड़ी देर के लिए, बट फिर भी समझो कि जब कंपनी बंद होती है ना, तो पहले जो रिटर्न होता है कैपिटल का बिफोर द इक्विटी शेयर से पहले आप लोगों को मिलेगा प्रेफरेंस। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो परमानेंट मंथली बेसिस पे क्या आता रहेगा, इनको डिविडेंड आता रहेगा 6 मंथ या फिर जैसे भी टेन्योर कंपनी का, जैसे भी टर्म एंड कंडीशन। समझ पा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास ये टाइप, समझ में आए कि प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होता क्या है। तो इनके बीच में डिफरेंस करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी, ऑब्वियस है। रेट ऑफ डिविडेंड किसमें क्या है, अब बताओ मुझे फटाफट जल्दी से रिकॉर्ड दो। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ये प्रेफरेंस शेयर मान लेते हैं, और ये क्या है, इक्विटी शेयर्स है। जल्दी बताओ, रेट ऑफ डिविडेंड किसमें फिक्स होती है, प्रेफरेंस में। इसमें फिक्स होती है क्या, इसमें फिक्स होती है, इसमें रेजिडुअल एक शब्द मिलेगा, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, कि बच गया तो दृष्टि खुश, अदरवाइज होगी नहीं हमारी इसको, है ना। अब देखो एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर का मतलब क्या होता है, कभी स्कूल में तुम्हारे प्रिंसिपल है तुम्हें एक एरियर का नोटिस भेजा है कि हाँ जी तुम्हारी फीस ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, ऐसे भेजते हैं, तुम्हें तो नहीं भेजा, वैसे भेजते हैं कि हाँ जी तुम्हारी फीस इतनी रहती है, ठीक है, मान लीजिए 8,000 बकाया है तुम्हारा, ठीक है, और वो तुम्हें पे करना है, अदरवाइज तुम्हें पेपर नहीं करना, ये कंडीशन होती है स्कूल में। तो यहाँ पर जो बकाया है, तो इसी तरीके से इनका होता है प्रेफरेंस फॉर्मूला, प्रेफरेंस और इक्विटी वालों का, कि इन केस कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, इन केस कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं, सब मेरे पास प्रॉफिट नहीं, ठीक है, इनको तो देने की तो कोई दिक्कत ही नहीं, इक्विटी वालों को बचा लो दूंगे, अदरवाइज नहीं देने वाले, हमने तो पहले ही बोला था, है ना। कभी आ जाए डंडा लेके कि हाँ जी मुझे डिविडेंड दो, कहते हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि डिविडेंड फिक्स नहीं है भाई तुम्हारा, सबसे आखिरी में देंगे, बताया था नहीं बताया था, बट प्रेफरेंस वाले तुम क्या सकते हो, तुम आ सकते हो मेरे पास कि हाँ जी डिविडेंड दो, हाँ जी डिविडेंड दो, आपने बोला था फिक्स डिविडेंड मिलेगा, यहाँ भी लिखा हुआ था हमने देखा था फिक्स लिखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इन केस कभी कंपनी में प्रॉफिट नहीं बच रहा, और फिर हम अगले साल आ चुके हैं, मैंने कहा 2024 में मेरे पास 2023 में मेरे पास प्रॉफिट नहीं था, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं दिया, तो ऑब्वियस है 2024 में जब मेरे को प्रॉफिट होगा तो क्या डिविडेंड मुझे पिछला देना पड़ेगा, ऑब्वियस है देना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो, अदरवाइज तो भी नहीं होगी। तो स्पेशली है कि प्रेफरेंस शेयर है कैसा, अगर लिखा हो कि आपका डिविडेंड जो पिछला है वो आप नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अगर ये बोला है कि आपको एरियर देने की कोई टेंशन ही नहीं है, इस साल का प्रॉफिट इसी साल में से दो है तो प्रॉफिट दे दो तुम्हें भी, अदरवाइज बात गई तो रात गई तो बात भी गई, कहावत है ना, तो वैसा कर सकते हो। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जितने भी एरियर हैं उसको आप रिकवर कर सकते हो, और अगर ये कहते हैं कि कोई क्यूमुलेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है इस साल का प्रॉफिट है, इस साल का ही डिविडेंड देंगे, पिछले का नहीं देंगे, पिछला गया तो गया। तो एरियर ऑफ डिविडेंड का कंसेप्ट कहाँ आता है, प्रेफरेंस शेयर में आता है, इक्विटी में नहीं आता। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे नो, क्लियर है, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है, आई होप तुम्हें टाइप भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड की पेमेंट पहले किसको मिलेगी, कैपिटल की पेमेंट पहले किसको मिलेगी, उसके बारे में बात की जाएगी।
तो यहाँ पे ये लाइन लिखनी है कि प्रेफरेंस शेयर को पहले राइट दिया जाता है, चाहे वो डिविडेंड है चाहे वो कैपिटल है, इक्विटी वालों को रेसिडुअल डिस्ट्रीब्यूट होना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास वोटिंग राइट। अच्छा, वोटिंग राइट किसको है? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर दृष्टि को है, आपको नहीं है। तो यहाँ पर लिखा था, कहाँ लिखा था? दिस वन, राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या है, आपको वोटिंग राइट है, यहाँ पर वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, राइट ऑफ द पार्टिसिपेशन इसको अभी होल्ड करो, पहले मैं इसको टाइप समझा देती हूँ। अभी तक यहाँ तक आ गया समझ में? टाइप सॉल्व करते हैं फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सुनो, प्रेफरेंस के ना वैसे मोस्ट ऑफ आपके 4 पॉइंट पे आपको डिवाइड किया गया है। पहला क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव के बेसिस पे, दूसरा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग के बेसिस पे, तीसरा रिडीमेबल और इरिडीमेबल के बेसिस पे, और जो फोर्थ है वो आपको क्या है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। पहला आपको आ गया समझ में? अगर मैं कहूँ कि एरियर देना अलाउड है, ठीक है, पिछले साल का एरियर देना आपको अलाउड है, तो उसे क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव है तो पिछला अलाउड में तो गया, हम इस साल का डिविडेंड ही देंगे, अब पिछले साल का नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आया? रिडीमेबल और इरिडीमेबल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि हमने पैसे आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, कंपनी में 1 लाख रुपए आए, और जो प्रेफरेंस है वो कितने थे, 20,000 रुपए थे, राइट। मैंने कहा जो मेरी कंपनी है 1/4/2020 को स्टार्ट हुई, ठीक है, आपने मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि इक्विटी तो भाई लॉन्ग टाइम तक, जब तक कंपनी चलेगी तो तब तक है, तो इक्विटी वालों का तो कोई किस्सा ही नहीं आता, ये तो लाइफ लाइन तक है, कंपनी की लाइफ लाइन तक है। प्रेफरेंस के बारे में आते हैं, कहते हैं कि ये कहती है जो शेयर होल्डर है, ये कहते हैं कि मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, अगर टाइम पीरियड फिक्स है, मुझे भी पता है कि मुझे पेमेंट कब करनी है, मैंने कहा कि मुझे 4 साल के बाद पेमेंट करनी है, मैं क्या ठीक है 4 ईयर, मेरे को पता है एक शेयर होल्डर ऐसा जो कह रहा है कि मैं आपके कंपनी में 5 साल तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं 5 साल के बाद मुझे पेमेंट करनी है, यस, तो 5 ईयर फिक्स है। एक केस ये भी हो सकता है जिसमें ये बोला गया हो कि आपकी मैच्योरिटी टाइम फिक्स ही ना हो, तो कहने का मतलब क्या है कि पैसा इन्वेस्ट आप लोगों ने किया पर कोई डेट फिक्स ही नहीं है कि मैच्योर कब होगा, इसकी कंपनी को पैसा कब वापस देना है, ये जो फिक्स नहीं पे हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो मैच्योरिटी, ये हम कह सकते हैं नहीं कह सकते। अगर मैं कहूँ कि मेरा टाइम फिक्स है, क्या है, मेरा टाइम फिक्स है, तो उसे मैं कहूँगी कहाँ गया भाई, रिडीमेबल। दैट मीन्स जब हमारे पास जो मैच्योरिटी लेवल क्या होता है वो फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडीमेबल। और जब मैच्योरिटी टाइम फिक्स नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, क्या कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत है? हाँ जी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट करना, किसी भी चीज में करना, राइट। अब यहाँ पर देखो शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, शेयर वो भी कौन से, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है कि क्या वो पार्टिसिपेशन कर सकता है या नहीं कर सकता, किस में करेगा, मेन बात ये याद रखना। वो करने की बात की जा रही है कि जो आपके पास सरप्लस बचेगा, सरप्लस दैट मींस जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स, बचता भी तो है ना, ये थोड़ी ना कि मैंने कहा कि मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं और वो बच गए हैं, सारी पेमेंट करने के बाद 10 करोड़ रुपए बच गए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैसे मैं इक्विटी वालों को दे दूंगी, कि कंपनी ऐसे करती है, नहीं करती ना। उसमें से मान लीजिए 2 करोड़ रुपए मैंने इक्विटी वालों में बांट दिए एज अ डिविडेंड, बाकी के बचे 8 करोड़ हैं, और मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में मेरे पास 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने वाली है जो कि मैं लेने वाली हूँ, तो 3 करोड़ एज अ रिजर्व करके रख दूंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग कहते हैं, नहीं कहते हैं। अच्छा, मैंने रिटेन कर लिया 3 करोड़ रुपए, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दे दिया डिविडेंड, 2 करोड़ रुपए, बाकी बचा है मेरे पास 5 करोड़ रुपए भी। तो ये प्रोविजन अगर है कि अगर आपके पास सरप्लस बचा, सबकी पेमेंट कर दी, रिजर्व रख लिया, रिटेन करके भी रख दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी अगर पैसा बच जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट होता है कि वो सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा मैम, इनकी भी रेट फिक्स होगी, जैसे नॉर्मल रेट फिक्स थी इसकी,
कि इसकी भी फिक्स होगी? हाँ जी, इसकी भी फिक्स होगी। क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद ही दे दिया तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे पूछने से पहले, कि क्या इसकी रेट फिक्स होगी। तो सरप्लस बचेगा जो डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड देने के बाद पैसा बचेगा, कब बचेगा ये ध्यान रखना है, इक्विटी को पेमेंट करने के बाद, रिटेन करने के बाद, जो भी रिजर्व बनाना था उसको करने के बाद, जो भी बाद में जो पैसा बचेगा, तभी तो उसे सरप्लस बोला गया है, राइट। सब कुछ काम करने के बाद बच गया पैसा, उसे सरप्लस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, अब वैसे वाइड कंसेप्ट है बट आप लोगों की लेवल के लिए अभी इतना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कितना परसेंटेज ही लेगी, मैंने कहा कि 10% लेगी। मान लीजिए मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपए बचे, तो 5 करोड़ का 10% क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग। अगर ये कहे कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जो बचा है कंपनी का है, तो बटेगा। समझ में आया डिफरेंस समझ में, ठीक है। अब आ जाते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, कल भी समझाया था मैंने आपको। 1% कंपनी के अंदर अगर 1% कंपनी की 50 लाख से लिमिट ज्यादा होती है पेड अप कैपिटल की, और 2 करोड़ से ज्यादा होती है टर्नओवर की, तो उसके लिए जरूरी है कन्वर्जन का पॉइंट, याद है कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट, राइट। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये प्रॉपर राइट होता है कि वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर सकती है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो ऑब्वियस बात है, रिस्ट्रिक्शंस है कि आप आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो, कोई दिक्कत है? जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आज हमने किया क्या फटाफट। शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हम अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इशू ऑफ द शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी की वो कैपिटल जो छोटी से छोटे हिस्से में डिवाइड कर दी जाती है, और इसे हर एक यूनिट को, अब मैंने कहा कि 10,000 शेयर थे, एक शेयर को हम, एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे। अब मेरे मुंह से बार बार क्या निकल रहा है, एक शेयर। अब वो एक क्या है, यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या है, शेयर। 2 तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड हर एक जो भी पर्सन शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा उसे शेयर होल्डर कहा जाता है, ठीक है। उनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब वही बात है, डिविडेंड अगर फिक्स मिल रहा है, पहले प्रायोरिटी दी जा रही है एसेट्स के अंदर भी और डिविडेंड के अंदर भी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। अदरवाइज जब डिविडेंड फिक्स नहीं है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी वालों ने क्या दे दिया, उनको ऑनरशिप दे दी, वोटिंग राइट दे दिया, डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए दे दिया, और आपको मीटिंग को अटेंड करने के लिए दे दिया। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर में पार्टिसिपेशन क्लियर है? पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, टॉपिक हो गया कंप्लीट।